नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लैब असिस्टेंट जो हमारी क्लासेस चल रही है प्रयास की सीरीज, उसका जो चैप्टर 14 है उसका पार्ट बी शुरू करने जा रहे हैं। तो जो पिछला पार्ट ए था उसमें हमने महासागरीय जो तापमान और लवणता है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम उससे आगे जो ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं उसको आज की क्लास में देखेंगे और कोशिश करेंगे इसको थोड़ा जल्दी निपटाएं, है ना, ताकि क्या है कि हम आगे वाले टॉपिक्स पे आगे बढ़ पाएँ, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक्स उसमें बाकी हैं। तो शुरू करते हैं ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है कि जो ज्वार शब्द है ना, ज्वार का मतलब होता है टाइड। क्या होता है? टाइड। इसका क्या मतलब हुआ कि जो चंद्रमा है और सूर्य क्या है, एक है सन एक है मून, चंद्रमा और सूरज जो भी लगते हैं, ठीक है। तो सूरज और सूर्य और चंद्रमा ये जो दो हमारे ऊपर पृथ्वी के ऊपर जो हैं, इनका एक गुरुत्वाकर्षण बल है। इनका क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। इनसे गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का जो अपकेंद्र बल है, ठीक है, ज्वार चंद्रमा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का जो अपकेंद्र बल है, ठीक है, उन दोनों के संयुक्त, है ना, पृथ्वी का अपकेंद्र बल या पृथ्वी है उसका अपकेंद्र बल, इन दोनों के संयुक्त गतिविधि से, इन दोनों के संयुक्त प्रभाव से जो उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं ज्वार भाटा। अब जो ज्वार है, ज्वार और भाटा दो शब्द है। ज्वार का मतलब हो गया सीधा सीधा उभार, यानी ऊपर की ओर, और भाटा का मतलब हो गया जो उभार के ऑपोजिट वाली साइड है, यानी गर्त कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? गर्त, ठीक है। उभार और गर्त, ज्वार और भाटा इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? टाइड्स, ठीक है। ज्वार उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हो गए? गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा निकट होने के कारण क्या है? अधिक प्रभावी है, और पृथ्वी के समीप होकर क्या करता है? वो ज्वारीय उभार बनाता है। पृथ्वी के समीप क्या करता है? ज्वारीय उभार बनाता है, ठीक है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ज्वारीय उभार, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। फिर हो गया अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी और चंद्रमा के सामान्य गुरुत्वाकर्षण केंद्र की ओर घूमने से उत्पन्न होता है ना। पृथ्वी जब चंद्रमा के सामान्य गुरुत्वाकर्षण केंद्र के चारों ओर घूमने से क्या उत्पन्न होता है? अपकेंद्रीय बल, यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपकेंद्रीय बल जब उत्पन्न हो रहा है उससे ये बल लगता है, ठीक है। और इससे क्या होता है? पृथ्वी पे उभार बनते हैं। ये पृथ्वी है, ये सूरज है और ये चंद्रमा है। इन दोनों के बलों के प्रभाव से ये पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। तो पृथ्वी का शेप ये है, तो फिर पृथ्वी का शेप अगर ये हो जाए इसको क्या बोलेंगे? उभार। और इसको नाम देते हैं ज्वार भाटा, ठीक है। अब जो ज्वार है, ज्वार क्या होता है? अब जो ज्वार है, ज्वार क्या होता है? ज्वार को अगर आवृत्ति के आधार पर देखें तो उनके हमें कुछ क्या मिलेंगे? टाइप्स मिलेंगे। तो अर्धद्विनिक ज्वार सबसे पहला क्या है? अर्धद्विनिक ज्वार, इसको बोलते हैं आम प्रकार, यानी ये प्रत्येक चंद्र दिवस कितना होता है? लगभग 24 घंटे और 50 मिनट में, यानी एक दिन में लगभग 24 घंटे और 50 मिनट में 2 बार उच्च ज्वार और 2 बार क्या आता है? निम्न ज्वार, यानी कि 2 बार ज्वार क्या होगा? उच्च, उसका उभार ज़्यादा, और 2 बार उभार क्या होगा? उसका निम्न। उसको क्या बोलते हैं? अर्धद्विनिक ज्वार, ठीक है। एक चंद्र दिवस में 2 बार उच्च और 2 बार निम्न। तो अटलांटिक महासागर में अधिकतर क्या होते हैं? अर्धद्विनिक ज्वार आते हैं। फिर दैनिक ज्वार, प्रतिदिन में 1 बार उच्च ज्वार और 1 बार क्या हो गया? निम्न ज्वार, उसको क्या बोलेंगे? दैनिक ज्वार, ठीक है। मैक्सिको की जो खाड़ी है, एशिया के कुछ भाग है, वहाँ पे क्या होता है? ये वाला ज्वार पाया जाता है। ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये पृथ्वी है। अगर पृथ्वी की सतह पे ज़्यादा उभार आ जाता है चंद्रमा की वजह से, तो उसको क्या बोलेंगे? उच्च ज्वार। और इस साइड देख रहे हैं आप, उभार क्या है? थोड़ा कम है, तो उसको क्या बोलेंगे? निम्न ज्वार, ठीक है। तीसरा होता है मिश्रित ज्वार। तीसरा क्या होता है? मिश्रित ज्वार, नहीं, ये किसके आधार पर है? आवृत्ति के आधार पर। मिश्रित ज्वार किसको बोलते हैं? मिश्रित ज्वार बोलते हैं अर्धदैनिक और दैनिक ज्वार का जो मिश्रण है, तो अपन ने पढ़ा अभी अर्धदैनिक और दैनिक। दैनिक क्या हो गया? 1 बार उच्च और 1 बार निम्न। अर्धदैनिक क्या हो गया? 2 बार उच्च और 2 बार निम्न। इन दोनों का जो मिश्रण है, उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित ज्वार। 2 उच्च ज्वारों और 2 निम्न ज्वारों की ऊंचाई में काफ़ी अंतर होता है। और प्रशांत महासागर के जो अधिकांश क्षेत्र वहाँ पे कैसा आता है? अर्धदैनिक ज्वार। ये तो क्या हो गया? उसकी आवृत्ति के आधार पर। वहीं अगर अपन सूर्य और चंद्रमा की सापेक्ष स्थिति के आधार पर देखें, इसके आधार पर देखें, सूर्य और चंद्रमा की जो सन है और जो मून है, उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो स्थिति है, उस पोजीशन के आधार पर अगर हम देखें तो हम क्या देखेंगे?
पहले एक होता है वृहद ज्वार और एक होता है निम्न ज्वार। एक क्या होता है वृहद ज्वार और एक होता है निम्न ज्वार। वृहद ज्वार या स्प्रिंग टाइड जिसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन क्या होता है स्प्रिंग टाइड आती है। इस समय सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी क्या होते हैं तीनों एक दिशा में होते हैं, यानी कि ये हो गया अपना पृथ्वी, ये क्या होगी पृथ्वी और ये हो गया सन और ये हो गया मून। ये क्या हो गया सन और मून। इसको इस स्थिति में क्या होगा वृहद ज्वार, इस स्थिति में क्या होगा वृहद ज्वार। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी क्या हो गए एक सीधी रेखा में होंगे और सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण क्या है इसमें बल जुड़ जाता है, सूर्य भी खींच रहा है और चंद्रमा भी खींच रहा है। अगर ये मून इसकी इधर साइड भी होगा, मान लीजिए मून यहाँ पे है, तो भी क्या होगा वृहद ज्वार होगा। फिर आता है निम्न ज्वार, दूसरा क्या होता है निम्न ज्वार, जो अष्टमी का दिन होते हैं है ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है। जो हमारे हिंदू कैलेंडर है उसमें जो मंथ है उस मंथ को जो पखवाड़े में बांटा गया है 15-15 में, उसको बोलते हैं एक को शुक्ल और एक को कृष्ण। तो उन शुक्ल और कृष्ण पक्ष की जो 8वां दिन है कौन सी अष्टमी, इस दिन ये वाले ज्वार आते हैं और इस समय सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के क्या होते हैं सापेक्ष समकोण पे होते हैं, यानी ये अर्थ है तो ये हो गया सन और ये हो गया मून, तो ये क्या हो गया इसके समकोण पे हो गए, कौन से एंगल पे हो गए 90 डिग्री समकोण पे हो गए और ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं कम कर देते हैं। इसलिए ज्वार कैसे आता है निम्न आता है। फिर एक शब्द है उपबु और अपबु, एक है उपसोर और अपसोर। इन शब्दों को आप पहले समझ लीजिए। जहाँ भी उपबु दिख जाए और जहाँ भी अपबु दिख जाए है ना, एक होता है अप एक होता है उप है ना, जहाँ भी अप दिख जाए वहाँ आप समझ लीजिएगा दूर और जहाँ भी उप दिख जाए वहाँ समझ लीजिएगा पास। अप का मतलब क्या हो गया दूर, ये हो गया उपबु और अपबु। उपबु मतलब जब चंद्रमा जब मून और जब पृथ्वी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं उप यानी क्या हो गए पास में, तो सब दोनों एक दूसरे के क्या हो गए पास में। और अप का मतलब क्या हो गया दूर, तो जब मून और अर्थ एक दूसरे से क्या हो गए तो उसको क्या बोलेंगे उपबु। उपबु होगा चंद्रमा का पृथ्वी के सबसे निकट बिंदु क्या हो गया उपबु। इस समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा और ज्वार क्या होंगे उच्च आएंगे, पास में होगा तो ज्वार क्या होगा ज़्यादा आएगा। अपबु यानी चंद्रमा और पृथ्वी से क्या होगा दूर होगा और इस समय ज्वार की ऊंचाई क्या होगी कम होगी। वैसे शब्द आता है उपसोर और अपसोर। उप मतलब पास और अप मतलब दूर, ठीक है। अंग्रेजी का देखेंगे तो पेरीहिलियन और अपेलियन। ए मतलब अवे और पी मतलब पास, ठीक है। ये समझने के लिए अंग्रेजी का अगर कोई बच्चा देख रहा है तो उपसोर और अपसोर। उपसोर होता है 3 जनवरी को, उपसोर कब होता है 3 जनवरी को और अपसोर होता है 4 जुलाई को। सबसे जब पास में होती है पृथ्वी सूर्य के 3 जनवरी को और सबसे दूर कब होती है 4 जुलाई को। तो सूर्य का प्रभाव अधिक होगा, दूर होगी तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, ठीक है। अब उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर घटता है, यानी उभार तो क्या हो गया ज्वार, और इसका जो उभार नीचे की ओर गिरेगा, जल स्तर क्या हो जाएगा नीचे की ओर गिरेगा, तो उसको बोलते हैं भाटा और भाटा को अंग्रेजी में बोलते हैं एब, बोलते हैं एब, ठीक है। अब एक टर्मिनोलॉजी और है, जब उच्च ज्वार और निम्न ज्वार आता है, जब उच्च ज्वार और निम्न ज्वार आता है उनके जो बीच का समय होता है जब ज्वार ऊपर की ओर चढ़ता है, जब ज्वार ऊपर की ओर चढ़ता है उसको बोलते हैं बहाव या बाढ़। ये टर्मिनोलॉजी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ज्वार भाटा से संबंधित बहाव का तात्पर्य क्या है, ठीक है। फिर है ज्वार का महत्व। जो ज्वार भाटा आया, जो क्या आया ज्वार भाटा आया, उसका महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब ज्वार भाटा आता है तो उससे नौ संचालन में क्या मिलती है मदद मिलती है। अगर कहीं पे उभार है ना, कहीं पे उभार है तो जब जहाज जा रहा है तो उभार से नहीं जा पाएगा, वही अगर नीचे वाला हिस्सा आएगा उस सवार, जैसे ये जहाज है, ये जहाज है और यहाँ पे मान लीजिए पीछे की तरफ उच्च ज्वार आया तो ये उसको क्या करेगा आगे की तरफ पुश करेगा। तो उच्च ज्वार के समय जहाज बंदरगाह से क्या करते हैं आसानी से निकल सकते हैं। जब पानी में ये गति है, जब उभार और गढ़ते, इसका मतलब क्या है इसमें गति, तो उस गति से ज्वारीय ऊर्जा भी बनाई जा सकती है। फिर पर्यावरण संतुलन है ना, ये जो प्रभाव हो रहा है इससे तल छट और प्रदूषक हैं वो क्या होते हैं बाहर, उनके बाहर कर चले जाते हैं, उनका क्या होता है प्रभाव होता है। मत्स्य पालन, ऐसा जो इलाका होगा जहाँ ज्वार भाटा ज़्यादा आते हैं वहाँ पे क्या होता है जीव प्रजनन, जो मछली पालन है वो क्या होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक शुरू होगा अब इस चैप्टर का 14th चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो वो है ओशियन
करंट्स, है ना, इसको बोलते हैं महासागरीय धारा। अब इस पूरे टॉपिक में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी धाराएं हैं, कौन कौन सी धाराएं हैं। कुछ नहीं है, मैं आपको सिंपल से समझा देता हूँ, है ना, फिर अपन इसको डायरेक्ट आगे ले लेंगे। मतलब क्या हुआ कि ये मान लीजिए पूरा समुद्र है, ये क्या है, पूरा समुद्र है। अब इसमें ये मान लीजिए ए हिस्सा, ये मान लीजिए बी सी डी ई एफ जी और एच, मान लीजिए ये 8 स्थान है। क्या है, 8 स्थान। आपको इतना ही मानना है कि इस समुद्र में 8 स्थान है। इन 8 स्थानों पे जैसे हमारा क्या होता है, हम बच्चे होते हैं, ये एक इंसान है, ये दूसरा इंसान है, ये तीसरा होता है। इनका क्या होता है, नामकरण अलग अलग हो जाते हैं, है ना। जैसे एक का नाम हो गया सोनू, एक का हो गया मोनू, एक का नाम हो गया चिंटू, एक का हो गया पिंटू। तो ऐसे क्या होता है, इंसानों के अलग अलग नाम होते हैं। वैसे ही जब समुद्र है, समुद्र में अलग अलग हिस्सों पे जहाँ पे जल है, जहाँ पे क्या है, जल है, और उस जल में अगर प्रवाह हो रहा है, उस जल में क्या हो रहा है, प्रवाह, तो उनको हम नाम दे देते हैं धारा। उनको क्या नाम दे देते हैं, धारा। और हर एक धारा का नाम क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे अगर किसी ने नाम नहीं दिया होता तो ये ए धारा है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई एफ जी एच, वही नामकरण है। वैसे ही ये जो धाराएं होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है गर्म, एक होती है ठंडी। एक होती है गर्म और एक होती है ठंडी। तो अपन को गर्म धाराओं के नाम याद रखने हैं, अपन को ठंडी धाराओं के नाम याद रखने हैं, बस, है ना, सिंपल सा है। और उसमें भी गर्म धारा कौन से महासागर में, साथ में महासागर का नाम याद रखना है, उसकी प्रवृत्ति याद रखनी है। और एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन 100% आएंगे, 2 क्वेश्चन 101%। हमेशा हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन तो 100% आता है, दूसरे भी की संभावना बन जाती है कि भाई ये कौन से महासागर में है, ये इसकी प्रवृत्ति क्या है। जैसे अपने स्थानीय प्रवणों के संदर्भ में पढ़ा था ना, सेम चीज़ यहीं पे है, ठीक है। तब आपको एक टेबल दिखाऊंगा मैं, है ना, बहुत बड़ी टेबल है, क्या होगी, एक टेबल दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। आपको टेबल हमेशा उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, कहीं भी फ्री हो तो उस टेबल को देख लेना। उस टेबल से एक क्वेश्चन 100% आएगा, 2 भी आ सकते हैं, मुझे लगता है 2 क्वेश्चन आएंगे, वैसे एक क्वेश्चन तो 100% आएगा। वो टेबल है अपनी ये, वो टेबल कौन सी है अपनी। अब इसके आसपास क्या है कि छोटे छोटे और टॉपिक हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, अपने को खाली उस टेबल का बारे में याद रखना है। इसके बारे में याद रखना है, ये टेबल बहुत मेहनत से बनाई गई टेबल है ना, बहुत सारी धाराओं को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। अब इसके साथ इसका मैप भी देख सकते हो आप। पहले एक बार मैप देख लेते हैं ना, उसको मैप को समझ लेते हैं, फिर अपन थोड़ा क्या है कि ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये मैप है, अब मैंने क्या कहा था, पूरी पृथ्वी है, वर्ल्ड का मैप है। इस वर्ल्ड मैप के अगर आप देखो, यहाँ पर अलग अलग नाम लिखे, लैब्राडोर धारा, गल्फ स्ट्रीम, कनारी, उत्तरी विषुववृत्तीय, है ना, थोड़ा जूम करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा, थोड़ा और जूम कर देता हूँ। अलास्का, है ना, उत्तरी विषुवत रेखीय, दक्षिण विषुवत रेखीय, पश्चिमी, ब्राज़ील, फॉकलैंड, बेंगुला। तो एक तो आपको ये वाला जो डायग्राम है ये आपको आपकी NCERT की जो बुक है उसमें मिल जाएगा, तो आप उस डायग्राम को एक बार ले लीजिए, या इसको आप मैप पे भी बना सकते हो। अब इन्हीं धाराओं को क्या है हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं। जैसे ये प्रशांत महासागर है तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, प्रशांत महासागर की, फिर अटलांटिक महासागर की, फिर हिंद महासागर, ऐसे करके अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहला हो गया हमारा अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर में भी उत्तरी अटलांटिक महासागर। सबसे पहले कौन सा हो गया, उत्तरी अटलांटिक महासागर। उसमें से सबसे पहली धारा है वो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। कहाँ, कौन सी है, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। उसकी प्रवृत्ति कैसी है, गर्म, पश्चिमी अफ्रीका से ब्राज़ील तट की ओर चलती है। तो एक बार हम मैप देख लेते हैं, है ना, क्या होगी, उत्तरी विषुवत रेखीय, गर्म, और पश्चिमी अफ्रीका से ब्राज़ील तट की ओर, ये होगी उत्तरी विषुवत रेखीय, है ना, ब्राज़ील तट से पश्चिमी अफ्रीका की ओर ये रही चल रही है। अब इसमें जो डार्क ब्लैक लाइन है वो तो क्या है, गर्म, और जो डॉट डॉट वाली लाइन है वो क्या है, शीत। बस आपको इतना से याद रखना है। आपको क्या याद रखना है, 2 पॉइंट याद रखना है। उत्तरी विषुवत रेखीय कहाँ पे है, उत्तरी अटलांटिक में, प्रवृत्ति कैसी है, गर्म। और उसके बाद अगर आपको विस्तार और मार्ग उसका आइडिया हो जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टेबल याद करते चलना है। फिर है एंटीलीज की धारा, ये कैसी है, गर्म है, एंटीलीज द्वीप समूह के पास चलती है। कैरिबियन धारा कैरिबियन सागर में चलती है, प्रवृत्ति कैसी है, गर्म। अभी पहले अपन पढ़ रहे हैं उत्तरी अटलांटिक, ये देखो टेबल बनाई हुई ना, तो पहले उत्तरी अटलांटिक के लिखी हुई ताकि कंफ्यूजन ही नहीं हो। उत्तरी अटलांटिक याद किया, उत्तरी विषुवत रेखीय, एंटीलीज, कैरिबियन, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, कनारी धारा, लैब्राडोर धारा और पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। फिर आती है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा का कैसी है, गर्म। फ्लोरिडा का है, ये देखो यहाँ पर आपको फ्लोरिडा दिख जाएगा इसमें, है ना, USA, ये अपना USA और इसका फ्लोरिडा, ठीक है, फ्लोरिडा धारा इसमें है नहीं शायद बनाओ, ठीक है।
एक हो गया फ्लोरिडा, फिर होगी गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, फिर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ये गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी विश्व देखिए यहाँ पे आएगी तब कैरेबियन, कैरेबियन ये यहाँ पे अगर है तो गल्फ स्ट्रीम, इधर है तो लेब्राडोर, लेब्राडोर क्या होगी ठंडी, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह उधर की ओर। ठीक है, अब कनारी धारा, कनारी क्या है ठंडी, लेब्राडोर क्या है ठंडी, और पूर्वी ग्रीनलैंड क्या है ठंडी। बस इतना से याद रखना। अब इसमें आपको यार एक चीज़ और समझने वाली है कि अगर जब आप इसको प्रभाव पढ़ेंगे है ना, तो आपने क्या देखा लेब्राडोर क्या है ठंडी। अब आपने लेब्राडोर की दिशा देखी, लेब्राडोर की दिशा ये, ठीक है, और आपने गर्म धारा पढ़ी, गर्म धारा की दिशा ये, गर्म की धारा क्या है ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध देख रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में ठंडी की दिशा क्या है ये, और गर्म की दिशा क्या है, दिशा यही रहेगी। इसका क्या मतलब होता है, ये जो ठंडी धारा है अगर वो ठंडी एरिया से, जैसे ये इधर विश्व देखे तो 0 डिग्री हो गया, इधर 90 डिग्री हो गया। अगर ठंडी धारा ठंडे स्थान से जल लेके आ रही, कोई भी धारा ठंडे स्थान से जल लेके आ रही तो वो क्या हो जाएगी ठंडी, और विश्व रेखा के पास गर्म होता है कंपेरेटिवली, तो कोई भी धारा जब गर्म क्षेत्र से इधर की ओर लेके जाएगी तो वो क्या हो जाएगी गर्म। अब इसी के पास में मान लीजिए ऐसी ही धारा गुजर रही है विपरीत दिशा में, तो वो क्या हो जाएगी गर्म, सिंपल सा। ठीक है, फिर आता है दक्षिणी अटलांटिक, फिर क्या आता है दक्षिणी अटलांटिक, इसमें है दक्षिणी विषुवत जो कैसी है गर्म है, दक्षिणी विषुवत ये उत्तरी विषुवत थी, ये क्या है विषुवत है ना, ये हो गई दक्षिणी विषुवत, यहाँ पे क्या हो गई दक्षिणी विषुवत। फिर ब्राज़ील धारा वो कैसी है गर्म, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह ठंडी, बेंगुला की ठंडी जलधारा, फोकलैंड की ठंडी जलधारा, प्रति विषुवत गर्म जलधारा। अब ये देखो ब्राज़ील की गर्म जलधारा, ब्राज़ील की गर्म जलधारा, ठीक है, बेंगुला की ठंडी जलधारा, ठीक है, ये दक्षिणी विषुवत की धारा, ठीक है, ये पश्चिमी प्रवण प्रवाह, ये हो गया पूरा, ये क्या है अपना, ये पूरा क्या है अटलांटिक, पूरा क्या है अटलांटिक, ठीक है, ये हो गया अटलांटिक। फिर आते हैं प्रशांत महासागर में, फिर किस में आते हैं प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में उत्तरी विषुवत की धारा जो कैसी है गर्म है, फिर क्यूरियोशिया धारा वो कैसी है गर्म, उत्तरी प्रशांत प्रवाह गर्म, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा, कैलिफोर्निया कैसी है ठंडी, कैलिफोर्निया इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बहुत एग्जाम में पूछते हैं, ओयोशो ठंडी, ये भी बहुत एग्जाम में पूछते हैं। फिर आती है दक्षिणी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में कौन कौन सी, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, कोई ना दिख रहा होगा स्क्रीन पे ना, बस समझना है थोड़ा सा बस। और फिर दक्षिणी प्रशांत महासागर गर्म, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गर्म ना, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह ठंडा है ना, पेरू और हम्बोल्ट ठंडा, प्रति विषुवत की धारा गर्म, एलिनो या लाइनो ये तो क्या होती है अस्थायी होती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रॉमवेल की ठंडी जलधारा। फिर दक्षिण प्रशांत हो गया, फिर दक्षिणी हिंद महासागर। अब जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर है उसका पहले उत्तरी देख लेते हैं ना, उत्तरी हिंद महासागर यहाँ चलती है दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा जो भारत में चल रही है मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून धारा और सोमाली धारा और पश्चिमी विषुवत की धारा। सोमाली क्या है गर्म भी हो सकती है ठंडी भी हो सकती है ना। फिर आता है दक्षिणी हिंद महासागर, मोजाम्बिक की गर्म जलधारा, दक्षिणी विषुवत की गर्म जलधारा, दक्षिण विषुवत की ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका की तरफ। फिर मेडागास्कर की गर्म जलधारा कहाँ चलेगी मेडागास्कर के पास, अंगुलास की गर्म जलधारा कहाँ चलेगी दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के पास। फिर दक्षिणी हिंद महासागरीय ये ठंडी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा ये क्या है ठंडी। और यही सेम चीज़ आपको कहाँ देखने को मिलेगी, यही सेम चीज़ कहाँ देखने को मिलेगी इस मैप में, इस मैप में। बस आपको मैप याद करना है, ये जो सीधी रेखा है ना जो ब्लैक है ये गर्म और जो डॉट डॉट है ठंडी। अब जहाँ भी आपको डॉट डॉट दिखे थे लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, महासागर कौन सा हो गया अटलांटिक, ठीक है, ओयोशो की ठंडी जलधारा, महासागर कौन सा हो गया प्रशांत। आप मैप देख के भी सीख सकते हैं और टेबल से भी सीख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो महासागरीय धाराएं चलेंगी अब इनका प्रवाह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेंस की दृष्टि से पूछा जाता है कभी, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट हमने देख ही लिया, ठीक है। इसके साथ ही हमारा क्या करता है टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। तो हमारा चैप्टर 14 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा हमने तेज पढ़ा क्योंकि हमारे पीछे वाले टॉपिक्स और बाकी हैं, तो हम आगे करके टॉपिक आगे वाले भी पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।